को प्रस्तुत किया था। तीसरा आपसे क्वेश्चन किया गया था कि पिछली चर्चाओं से स्पष्ट है कि प्रोटीन बनाम डीएनए के बीच जो विवाद आनुवंशिक पदार्थ को लेकर था वो क्लियर हो गया। विवाद था कि प्रोटीन आनुवंशिक पदार्थ होता है या डीएनए, तो ये क्लियर हो गया कि डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ होता है। ठीक, अब स्पष्ट रूप से हर्षे और चेज के प्रयोग से सुलझ चुका है कि डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ होता है। सर्वमान्य रूप से सिद्ध किया था हर्षे और चेज ने। ये क्वेश्चन पूछा गया है, कब पूछा गया है? नीट 2017 में। आप हमारे बुक में देख सकते हैं, ठीक है, चेक कर लीजिएगा। एक अणु के रूप में कार्य कर सकता है, उसको निम्नलिखित मानदंडों को अवश्य पूर्ण करना होगा। 4 मानदंड आपने पढ़ लिया, कौन कौन से? अपनी प्रतिकृति बनाने में सक्षम हो, दूसरा स्थायी हो, तीसरा उत्परिवर्तन हो सके उसमें, और चौथा मेंडल के नियम के अनुसार अपने आप को अभिव्यक्त करे। पहला, या अपना प्रतिकृति बनाने में सक्षम हो, रेप्लिकेशन कर सके। यानी रेप्लिकेशन क्या होता है? एक डीएनए है, एक डीएनए रेप्लिकेट करके 2 डीएनए बना लेता है, इसे कहते हैं प्रतिकृति। तो ये क्षमता उसमें होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि वो अपने आप को विभाजित ही ना कर पाए। तो ये क्षमता डीएनए में पाई जाती है। एक डीएनए से 2 डीएनए बनता है। आगे ये पूरा प्रोसेस है, इसी चैप्टर में बताया जाएगा कि कैसे प्रतिकृति होती है, रेप्लिकेशन कैसे होता है। फिलहाल अभी आपको सिर्फ इतना याद करना है कि आनुवंशिक पदार्थ के सबसे पहला जो गुण है वो ये कि स्वयं को प्रतिकृति करने की क्षमता होनी चाहिए। दूसरा, इसे रचना और रासायनिक संगठन के आधार पर स्थिर होना चाहिए। स्थिर होने का मतलब यह है कि जैसा डीएनए है वैसा ही हो, ऐसा ना हो कि उसमें कोई परिवर्तन हो जाए, डीएनए से कुछ और बन जाए। तो आनुवंशिक पदार्थ स्थिर होना चाहिए। डीएनए है तो डीएनए ही बना रहे हैं, उसमें बहुत चाहे जीव की उम्र बढ़ रही है या 2016 में गलत कथन चुनिए, बहुत परिवर्तन भी जरूरी है, क्योंकि डीएनए पर नाइट्रोजन क्षार क्रम से लगे होते हैं। उन नाइट्रोजन क्षारकों में थोड़ी परिवर्तन भी जरूरी है, क्योंकि जब धीरे धीरे परिवर्तन हो, ठीक, तो परिवर्तन भी होने चाहिए। और चौथा, कि वो स्वयं को मेंडल के लक्षण के अनुसार अपने आप को अभिव्यक्त करना चाहिए। इसे स्वयं मेंडल के लक्षण के अनुरूप अभिव्यक्त होना चाहिए। जैसे मेंडल ने अपने लक्षण के बारे में बताया, अपने नियम प्रस्तुत किए, वैसे ही इसको अपने आप को अभिव्यक्त करना चाहिए। यदि कोई क्षार युग्म पूरकता, अगर कोई व्यक्ति है वो क्षार युग्म पूरकता के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए परीक्षण करता है, तो वह पाएगा कि दोनों न्यूक्लिक अम्लों डीएनए और आरएनए स्वयं प्रतिकृति की क्षमता होती है। डीएनए और आरएनए दोनों में प्रतिकृति की क्षमता होती है, दोनों में उत्परिवर्तन होता है। लेकिन फर्क क्या है? आरएनए स्थिर नहीं होता, अस्थिर होता है। उसका रीजन क्या है? आइए देखते हैं। होना चाहिए कि जीवन चक्र की विभिन्न अवस्थाओं, चाहे उम्र बढ़े, चाहे जीव की शरीर क्रिया में कोई परिवर्तन हो, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। आनुवंशिक पदार्थ में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। आनुवंशिक पदार्थ का स्थायित्व उसकी एक प्रमुख विशेषता है। आनुवंशिक पदार्थ का स्थायित्व यानी स्टेबिलिटी उसकी एक प्रमुख विशेषता है, जो ग्रिफिथ के रूपांतरण कारक से स्पष्ट है। जिसमें जब ग्रिफिथ ने जीवाणु को गर्म करके मारा था तो जीवाणु तो मर गया, लेकिन उसके डीएनए में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जिसमें ताप से जीवाणु की मृत्यु हो जाती है, लेकिन उसके आनुवंशिक पदार्थ की कुछ विशेषताएं नष्ट नहीं हो पाती। डीएनए के परिप्रेक्ष्य में इस बात को और अच्छे से ढंग से समझ सकते हैं कि डीएनए के दोनों रज्जुक एक दूसरे से पूरक होते हैं। डीएनए के दोनों रज्जुक एक दूसरे के पूरक होते हैं। अब ये क्या है आगे समझेंगे, बताएंगे बाद में। नाइट्रोजन क्षार जो होते हैं उनके एक स्टैंड से दूसरे स्टैंड पर जो नाइट्रोजन क्षारक होते हैं एक दूसरे के पूरक होते हैं। यानी एडेनिन के सामने थाइमिन होता है, ग्वानिन के सामने साइटोसिन होता है। जल्दबाजी नहीं करिए, धीरे धीरे समझिएगा, आगे बताया जाएगा। अब यहां पर एक बात जो बोर्ड में सबसे ज्यादा पूछी जाती है, डीएनए को गर्म करने पर क्या होगा, डीएनए को पुनः ठंडा करने पर क्या होगा। तो डीएनए को गर्म करने पर डीएनए के दोनों स्ट्रैंड जो होते हैं, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड जो होते हैं, एक स्ट्रैंड और 2 स्ट्रैंड, एक स्ट्रैंड ये हो गया और दूसरा ये हो गया, तो ये गर्म करने पर दोनों स्ट्रैंड अलग हो जाते हैं, लेकिन पुनः ठंडा करने पर ये फिर से जुड़ के ऐसे बन जाते हैं। तो जो गर्म करने पर एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, लेकिन पुनः उचित स्थिति आने पर एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। अब मैंने बताया ना आपको कि आरएनए कि प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड के पेंटोस शर्करा अणु के दूसरे कार्बन पर हाइड्रोक्सिल समूह होता है। इसके वजह से यह अस्थिर हो जाता है। यह क्रियाशील समूह है, किसी से भी क्रिया कर सकता है, जिससे आरएनए अस्थिर और आसानी से विखंडित हो जाता है। इस कारण से डीएनए रासायनिक संगठन की दृष्टि से कम सक्रिय और संरचनात्मक रूप से अधिक स्थायी होता है। डीएनए आरएनए की अपेक्षा अधिक स्थायी होता है, अतः आनुवंशिक सूचनाओं के संचय हेतु सबसे उपयोगी है। मैंने बताया ना कि अगर आप कोई लेटर लिखते हो और उसे लिफाफे में पैक करके भेजते हो कहीं पर, अगर वो सुरक्षित है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो जो सूचना आप दूसरे को पहुंचाना चाहते हो वो सूचना उसे मिल जाएगी। लेकिन अगर उसके रास्ते में कहीं वो लिफाफा फट गया, कागज फट गया, आपने जो लेटर लिखा वो भीग गया, तो क्या होगा? सूचना पहुंच पाएगी अगले को? नहीं पहुंच पाएगी। तो वही बात कही जा रही है कि डीएनए में कोई परिवर्तन नहीं होता, इस वजह से सूचना सुरक्षित रहती है। अब आरएनए है, आरएनए विखंडित हो सकते हैं, किसी से रिएक्ट कर सकते हैं, तो इस वजह से सूचना बेकार हो सकती है। तो सूचना को सही रूप से संचित करने के लिए यह अनिवार्य है कि वह अणु स्थायी यानी स्टेबल हो, कोई परिवर्तन उसमें ना हो। जबकि आनुवंशिक सूचनाओं के स्थानांतरण हेतु आरएनए उपयुक्त है। अच्छा, साथ में आनुवंशिक जो सूचना है उसका स्थानांतरण के लिए आरएनए उपयुक्त होता है, आगे बताया जाएगा। संचय के लिए कौन? संचय के लिए डीएनए उपयुक्त है और स्थानांतरण के लिए आरएनए उपयुक्त है। बताया जाएगा कि डीएनए पे जो सूचना होती है उसका स्थानांतरण एमआरएनए ही करता है। केंद्रक से ले जाकर सूचना को साइटोप्लाज्म में ले जाता है प्रोटीन बनाने के लिए। इस कारण दोनों अमीनो अम्लों में डीएनए एक अच्छा आनुवंशिक पदार्थ माना गया है। वास्तव में डीएनए में यूरेसिल की जगह पर, अभी बताएं कि डीएनए में यूरेसिल की जगह पर क्या पाया जाता है? थाइमिन पाया जाता है, उससे अधिक स्थायित्व मिलता है। यह भी एक रीजन है डीएनए के स्थायी होने में। दोनों आरएनए व डीएनए उत्परिवर्तन हो सकता है,
वास्तव में आरएनए अस्थायी तीव्र गति से उत्परिवर्तित होता है। ये एक तो अस्थायी होता है और तीव्र गति से उत्परिवर्तित होता है, जबकि डीएनए क्या होता है, स्थायी होता है और धीमी गति से उसमें उत्परिवर्तन होता है। परिणाम स्वरूप विषाणुओं में आरएनए जीनोम मिलता है। बात को ध्यान से समझिएगा, विषाणु जो होते हैं, वायरस जो होते हैं, उनमें ज्यादातर आरएनए आनुवंशिक पदार्थ मिलता है। आपने अभी कोरोना काल में ही देखा कि कोरोना की नई नई वेरिएंट आ रही है, उसकी जीवन अवधि छोटी होती है, तेजी से उत्परिवर्तित और विकसित होने वाली होती है। आरएनए प्रोटीन संश्लेषण के लिए सीधे कोटिलेखन करते हैं। ये सब आगे बताया जाएगा कि आरएनए प्रोटीन के लिए कोटिलेखन करते हैं, सही है। डीएनए से आरएनए बनता है, एमआरएनए से, इसलिए वे आसानी से लक्षण व्यक्त करते हैं। उपरोक्त चर्चाओं से स्पष्ट है कि दोनों डीएनए व आरएनए आनुवंशिक पदार्थ के रूप में कार्य करते हैं। डीएनए और आरएनए दोनों आनुवंशिक रूप में कार्य करते हैं, लेकिन डीएनए अधिकतर जीवों में डीएनए आनुवंशिक पदार्थ का कार्य करता है। कुछ वायरस होते हैं जिनमें आरएनए आनुवंशिक पदार्थ का कार्य करता है। कौन कौन से? टीएमवी बताए थे, एचआईवी बताए थे, इन्फ्लुएंजा बताए थे, अभी और बताएंगे, पोलियोमाइलिटिस भी होता है और कुछ बैक्टीरियोफेज होते हैं, उनके बारे में बताएंगे। आरएनए की बात कर ले हम। आरएनए सबसे पहला आनुवंशिक पदार्थ था और यह भी माना जाता है कि जो डीएनए है वो आरएनए से ही विकसित हुआ है। आपने अभी देखा पदार्थ था वो आरएनए ही था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आरएनए पहला आनुवंशिक पदार्थ माना जाता है और इस आरएनए से ही डीएनए का विकास हुआ है। अब बहुत पर्याप्त प्रमाण है कि जीवन के आवश्यक प्रक्रमों, अब देखिए ये आरएनए है, एक तो आनुवंशिक पदार्थ का कार्य करता है, दूसरा उत्प्रेरक का कार्य करता है। तुरंत याद करिए, उत्प्रेरक यानी कैटलिस्ट, बहुत सारे रिएक्शंस में बॉडी के हेल्प करता है। याद करिए तुरंत। आरएनए के दो कार्य कौन कौन से? एक तो आनुवंशिक पदार्थ का कार्य कर सकता है, दूसरा उत्प्रेरक यानी कैटलिस्ट का काम करता है। बहुत सारे हमारे शरीर में जो उपापचयी अभिक्रियाएं होती हैं उनमें ये उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। याद हुआ? अब आरएनए के और भी कार्य हैं, वो आपको आगे बताए जाएंगे, जैसे जैसे आपको याद करा रहे हैं याद करते चलिए। आरएनए के दो कार्य होते हैं, कौन कौन से? एक तो ये उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। याद हुआ? एक्ट एज कैटलिस्ट। जैसे उपापचय हो गया, स्थानांतरण हो गया, संबंधन हो गया, आदि का विकास आरएनए से ही हुआ है। आरएनए आनुवंशिक पदार्थ के साथ एक उत्प्रेरक यानी कैटलिस्ट के रूप में, अर्थात कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए एंजाइम की भांति कार्य करता है। याद करिए, आरएनए हमारे शरीर में कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं को, कुछ ऐसी महत्वपूर्ण जैव रासायनिक अभिक्रियाएं हैं जो आरएनए उत्प्रेरक द्वारा उत्प्रेरित की जाती हैं। वही सारी चीजें हैं कि जो हमारे शरीर में बहुत सारी ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं जो केवल आरएनए उत्प्रेरक से ही उत्प्रेरित होती हैं, किसी अन्य एंजाइम की इसमें कोई योगदान नहीं होता। आरएनए उत्प्रेरक के रूप में क्रियाशील लेकिन अस्थायी है। फिर वही चीज आप पढ़ चुके हैं, अस्थायी होता है। इस कारण से आरएनए के रासायनिक रूपांतरण से डीएनए का विकास हुआ। अभी मैंने बताया आपको कि आरएनए से ही डीएनए का विकास हुआ है, जिससे यह अधिक स्थायी है। डीएनए अधिक स्थायी होता है। डीएनए रज्जुकों व पूरक रज्जुकों के कारण तथा इसमें मरम्मत प्रक्रियाओं के विकास से अपने में होने वाले परिवर्तनों के प्रतिरोधी है। डीएनए में क्या होता है, कुछ चीजें हैं, जैसे डीएनए रज्जुकों और पूरक रज्जुकों के कारण, के पूरक होते हैं ये कारण, इनमें मरम्मत की प्रक्रिया होती है। अगर कोई भी बदलाव आता है तो डीएनए में मरम्मत हो जाती है, इससे ये परिवर्तनों के प्रतिरोधी होते हैं। इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो पाता और डीएनए क्या होते हैं, स्थायी होते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ वायरसेस के बारे में जिनमें आरएनए आनुवंशिक पदार्थ का कार्य करता है। अभी तो आपने पढ़ा है 3 एग्जांपल कि किस किस में आनुवंशिक पदार्थ का कार्य करता है, बताए थे ना, कौन कौन से? टीएमवी टोबैको मोज़ेक वायरस, एचआईवी ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस और इन्फ्लुएंजा। इन तीनों में बताया था कि आरएनए ही आनुवंशिक पदार्थ का कार्य करता है। अब और एग्जांपल याद करिए। टीएमवी हो गया था, तंबाकू का मोज़ेक विषाणु। दूसरा पोलियोमाइलिटिस, याद करिए, ये बता ही चुके हैं इनसे। टीएमवी, पोलियोमाइलिटिस, एचआईवी, इन्फ्लुएंजा, एन्सेफेलाइटिस। ठीक है, याद हुआ? किस किस वायरस में आरएनए आनुवंशिक पदार्थ का कार्य करता है? होते हैं उनमें भी आरएनए आनुवंशिक पदार्थ का कार्य करता है। कौन कौन से जीवाणु भोजी हैं जिनमें आरएनए आनुवंशिक पदार्थ का कार्य करता है? याद कर लीजिए, I2, MS2, R17। ठीक है, 3 एग्जांपल, I2, MS2, R17। ये ऐसे जीवाणु भोजी हैं जिसमें डीएनए नहीं पाया जाता। इनमें, इन विषाणुओं में केवल प्रोटीन और आरएनए होता है और आरएनए आनुवंशिक पदार्थ के रूप में कार्य करता है। यानी आपने कुल 5 एग्जांपल पढ़े, सॉरी 6 एग्जांपल। एक तो जीवाणु भोजी यानी बैक्टीरिया पदार्थ का कार्य करता है, उसमें प्रोटीन कैसे बनता है? तो जो सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी होता है, नॉर्मली जो अधिकतर जीवों में होता है, जिसमें डीएनए आनुवंशिक पदार्थ का कार्य करता है, तो क्या होता है, डीएनए आरएनए में कन्वर्ट होता है और आरएनए से प्रोटीन बनता है। लेकिन उनका क्या, जिनमें आरएनए आनुवंशिक पदार्थ का कार्य करता है, तो उनमें क्या होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है। आरएनए से डीएनए बनता है और फिर डीएनए से एमआरएनए बनता है और एमआरएनए से फिर प्रोटीन बनता है। ये सब चीजें आगे आपको बताई जाएंगी, सिर्फ आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बताया जा रहा करता है। आरएनए को टेम्पलेट के रूप में उपयोग करके डीएनए संश्लेषण होता है, जिससे डीएनए धागे का निर्माण होता है। प्रतिलोम अनुलेखन रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम द्वारा उत्प्रेरित होती है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रतिलोम अनुलेखन यानी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से डीएनए जो बनता है इसे कहते हैं प्रतिलोम अनुलेखन यानी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ये किस एंजाइम की मदद से होता है? खूब बार क्वेश्चन पूछा था नीट वगैरह में, किस एंजाइम की मदद से होता है? तो ये लिखा है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। बताते हैं लास्ट में ऐसी एज जुड़ता है तो वो क्या कहलाता है, एंजाइम होता है। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की मदद से आरएनए से डीएनए बनता है। क्लियर है बातें? और फिर यही डीएनए जो बनता है वो अपने टेम्पलेट डीएनए से
एमआरएनए बनाता है, एमआरएनए से प्रोटीन बनता है। वो अनुलेखन को डीएनए टेम्पलेट के रूप में प्रयोग करके एमआरएनए एवं आनुवंशिक आरएनए दोनों ही उत्पन्न करता है।